Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. Students class 9th हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके प्रीवियस वाले 4 पार्ट जिसने नहीं देखे हैं पहले वो जरूर देख के आए ताकि आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो आपको चैप्टर अच्छे समझ में आए, ठीक है। यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन की अब शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये आज पूरा सिनेरियो इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो एक बार कहानी को थोड़ा सा रिकैप जरूर कर लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग पढ़ा था 14 जुलाई का इवेंट हुआ था, बेस्टिल फोर्ट को इन्होंने ध्वस्त कर दिया था और उसके बाद में क्या सिचुएशन देखा, कैसे कैसे कहानी हमारी आगे बढ़ती चली गई। सबसेंसिस क्राइसिस की सिचुएशन देखी हम लोगों ने, ठीक है। एंड टू प्रिविलेज भी देखा, कैसे कैसे कहानी आई। और हम लोगों ने देखा कि फूड ग्रेन्स जो था बेसिकली, जो रोटी पावरोटी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती वो भी उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। इन सब से लोगों के अंदर द्वेष बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। अब राजा ने क्या प्लान किया, लुई 16 ने, उसकी तिजोरी खाली हो चुकी थी, अब वो टैक्स को इम्पोज करेगा, यानी कि तिजोरी तो भर नहीं है, तो टैक्स का प्लान उसने किया था। लास्ट टाइम हम लोग वहाँ तक कवर कर चुके थे और आज हम लोग शुरू करेंगे आगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, कि रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कहाँ से होता है, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस वाले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना, वरना ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर है? चलो, तो लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्स फॉर रीजंस यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया कि प्रीवियस सेक्शन में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि लुई 16 ने प्लान किया था टैक्स को बढ़ाने का। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, ठीक है। आपको क्या लगता है कैसे वो ये सब करने वाला था, नहीं कि टैक्स बढ़ाना कोई एक आम बात तो है नहीं, ठीक है, तो कोई प्रोसीजर होगा उसका। तो आपको क्या लगता है कैसे सब हुआ होगा, ठीक है। एंड इन फ्रांस द ओल्ड रिजीम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। अब देखो, नो डाउट कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि राजा के पास में इनफाइनाइट पावर है, राजा के पास में बहुत पावर है, ठीक है, लेकिन उसके पास में एक पावर नहीं कि वो टैक्स अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से डिक्टेटरशिप टाइप भी काम कर सकते हो, आपके हिसाब से आपकी बातों को डिनाई नहीं करेगा, लेकिन जब बात टैक्स बढ़ाने की आती तो आपके पास में ये पावर नहीं है, ठीक है। रेदर ही हैड, ठीक है, रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो राजा के पास में क्या पावर थी कि राजा को अगर टैक्स बढ़ाना है तो वो मीटिंग बुला सकता है, ठीक है, यानी कि स्टेट जनरल की मीटिंग। ये स्टेट जनरल क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के लोग हम लोग बात कर चुके हैं, तो यही स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, ठीक है। तो राजा के पास में टैक्स को बढ़ाने की पावर नहीं है, लेकिन उसके पास में इतनी पावर है कि वो क्या कर सकता है, मीटिंग बुला सकता है, ठीक है। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स 1-1 2-2 नंबर में कि स्टेट जनरल क्या होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, तो याद रखना यहाँ से स्टूडेंट टिक जरूर कर लें। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो स्टेट जनरल क्या होता है, बता दिया आपको कि स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी जिसमें क्या होता है, हर स्टेट के जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए भेजते हैं, ठीक है। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। मोनार्क यानी कि जो राजा होता है उसके पास में इतनी पावर होती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे मीटिंग कब बुलानी है, लेकिन टैक्स बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट जो था उसके हाथ में नहीं था। नाउ द लास्ट टाइम इट वॉज इन 1614। आखिरी बार अगर बात करें तो फ्रांस में जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, तो 1614 में, ये याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। 1614 में आखिरी बार स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी। और आज की डेट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या चल रहा है, हम लोग बात आ चुके हैं यानी कि 1718 के आसपास, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो अब देखो, मोर देन 150 ईयर्स, ठीक है, लगभग 150 साल पहले, यानी कि उनके कोई पीढ़ियाँ इन द सेंस आप ये समझ लो कि लास्ट टाइम जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा था मीटिंग में वो आज एक भी नहीं होगा यहाँ पर जो अब मीटिंग होने वाली है, ठीक है, यानी कि उनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ हमने देख लिया कि स्टेट जनरल की मीटिंग आखिरी बार कब हुई थी, 1614 में, और अब वो कब होने वाली है, लगभग 150 साल के बाद में, ठीक है। तो आगे बता रहे हैं, ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो 79, देखो हम लोग कहाँ तक आ गए स्टूडेंट्स, 5 मई 1789, और इवेंट कब हुआ था, स्टार्टिंग में फ्रंट पेज क्या था उसका, 14 जुलाई 1789, जुलाई तक का इवेंट था, और हम लोग कहाँ आ गए, मई, यानी कि मई जून जुलाई 2 महीने पीछे हैं, और आज ही हम लोग 2 महीने भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 5 मई 1789 को लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो न्यू टैक्सेस के पास को प्रपोजल करने, यानी कि जो प्रपोजल था उसको पास कराने के लिए जो लुई 16 होते हैं वो मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है। आगे बात आते हैं। रिस्प्लेंडेड इन हॉल इन वर्सलीज वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द
डेलीगेट। और ये मीटिंग कहाँ रखी जाती है? वर्सलीज में एक बहुत बड़ा हॉल होता है, ठीक है। रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सलीज वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स, यानी कि जो भी मीटिंग में आने वाले लोग थे उनके लिए। तो ये आपको दिख रहा होगा वर्सलीज का बहुत बड़ा हॉल है। इसी को तो मैंने, देखो कहाँ चला गया मैं, हाँ ये जो आपको हॉल दिख रहा है स्टूडेंट्स, चलो 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 वापस आ जाओ फटाफट से। हाँ ये जो हॉल स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा, ये आपको लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, तो इस हॉल को मैनेज करने में बहुत पैसा खर्च आता था। देखो सीधी बात है, जितना बड़ा घर होगा साफ सफाई में उतना पैसा लगने वाला है, ठीक है, उसकी देखरेख करने में उतने पैसे लगने वाले हैं। तो ये वर्सलीज का स्टूडेंट्स वो हॉल था, ठीक है। तो यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी किसकी? स्टेट जनरल की। चलो आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है। हाँ अब स्टेट सेंट थ्री, हम लोग सही है क्या आगे ना? नहीं यार शायद पीछे चले गया। हाँ द फर्स्ट एंड अब रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सलीज वॉज, हाँ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, अब सही आगे आगे। हाँ चलो आ जाओ भैया। हाँ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच who were seated in rows facing each other on two sides while the 600 member of the third state had to stand at the back। देखो ये लाइन स्टूडेंट्स आपको यहीं पर समझा देगी कितनी डिस्पैरिटीज होती थी, कितना भेदभाव उस टाइम पीरियड पे। ज़्यादा क्या चला गया मैं? नहीं चलो होता रहता है, अवॉइड करो। तो स्टेट जो है फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग होते हैं, आप अपना पढ़ाई करो अच्छे से, कंटिन्यू करो, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे, यानी कि वो अपने बिहाफ पे 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, ठीक है। यानी कि 300 होगा ये फर्स्ट स्टेट के। और चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं डिस्पैरिटीज़ को, ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। हम ऐसे खेल लेते हैं स्टूडेंट, देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर 300 लोग बैठे हैं, यार सर्कल ही बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है सेकेंड स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर भी 300 लोग बैठे हुए हैं, क्लियर है। ये आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, ये आमने सामने बैठे हैं जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। उसके बाद में क्या आता है, वो सीटेड इन फेस रोज फेसिंग, यानी कि लाइन में बैठते हैं और एक दूसरे की तरफ फेस करके, क्लियर है। यानी कि इसमें क्लर्जी और नोबिलिटी वाले लोग आते हैं। अब क्या होता है, वाइल द 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। सवाल ये कि पहला क्वेश्चन सर 600 मेंबर क्यों आते हैं? तो 600 मेंबर इसलिए आते हैं क्योंकि थर्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं फ्रांस में, क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट में तो क्लर्जी और नोबिलिटी जो प्रॉस्परस लोग हैं, और प्रॉस्परस लोगों की संख्या उस टाइम पीरियड में कम थी। लेकिन थर्ड स्टेट में जो लोअर स्टेट था हमारा, वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो वहाँ से 600 लोग आए थे और थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, और उनको कहाँ? पीछे खड़ा कर दिया, यानी कि इन लोगों के बैक साइड में, ये इस तरफ, ठीक है, यहाँ पर पीछे की साइड में। चलो तो यहीं से आपको समझ में आएगा कि कितनी डिस्पैरिटीज हो रही है। चलो आगे देखते हैं। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। अब यहाँ पर क्या लिखा है, थर्ड स्टेट के जो लोग थे बेसिकली उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया था? हर कोई उठ के नहीं आया था, उनके बिहाफ पे जो प्रॉस्परस लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, ठीक है, वो लोग आए थे किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? थर्ड स्टेट को। लिखा भी यहाँ पर द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस, जो थोड़े बहुत प्रॉस्परस लोग थे वो, और जो एजुकेटेड लोग थे वो उनके बिहाफ से आए थे। Now, peasants, artisans and women were denied entry to the assembly। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, peasants को, artisans को और महिलाओं को जो है उस असेंबली में जहाँ पर मीटिंग हो रही थी वर्सलीज के हॉल में, वहाँ पर एंट्री जो है उनको मना थी, यानी कि एंट्री नहीं थी। However, their grievance and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them। अब क्या होता है देखो यहाँ पर, हाउएवर, हालांकि देयर ग्रीवेंसेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी उनकी शिकायतें, उनकी डिमांड वगैरह है, वो सब उन्होंने किसमें? लिस्ट बना के दी थी उनको। लिस्ट इन द सेंस लगभग 40,000 लेटर आए थे। आप सोच सकते हो कितने मेंबर होंगे थर्ड स्टेट में। तो जो भी उनकी शिकायतें, उनकी डिमांड थी, वो उनको लिस्ट के रूप में रेडी करके गया, और लगभग 40,000 लेटर लेके आए। कौन? ये रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, किनके बिहाफ पे? थर्ड स्टेट के बिहाफ पे। चलो आगे बात करते हैं। वोटिंग इन द स्टेट, ठीक है, ये सेव काहे हो जाता है बे? चलो चलो नाउ वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। अब देखो पिछले टाइम पीरियड यानी कि 1614 में, सॉरी 1614 करेक्ट सही है, 1614 में जब लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी तब वोटिंग का प्रोसेस क्या था। ये 300, देखो ये 300 लोग हैं फर्स्ट स्टेट के और ये 300 लोग हैं सेकंड स्टेट के। तो इनकी तरफ से ये सारे 300 लोग मिलकर एक वोट काउंट होगा और ये सारे 300 लोग मिलकर एक वोट काउंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया?
अब क्या था, वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। यार वो एसी का रिमोट ला, गर्मी लग रही है, मजा नहीं आ रहा। एसी का रिमोट कहाँ है? ये रहा। गड़बड़ है थोड़ा सा मामला उसका। अब ठीक है, चलो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पहुंच गए। हाँ, वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। तो पास्ट टाइम पीरियड पे जब 1614 मीटिंग हुई थी तब कैसे प्रोसेस था, 300 लोग आए हैं तो उन 300 लोगों का एक वोट कंडक्ट होगा, क्लियर है। सेकंड स्टेट से 300 लोग आए तो उनका एक वोट कंडक्ट होगा, यानी कि एक वोट माना जाएगा। दिस टाइम टू लुईस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और इस बार लुईस 16 क्या सोच रहे थे कि जैसा चला आ रहा है वैसे ही प्लान करते हैं कि 300 एक एक वोट हो जाएगा और 600 का एक वोट आएगा तो हम जीत जाएंगे। बट समय बदलता है मेरे भाई, और यही फ्रांस में हुआ था, ठीक है। नाउ दिस टाइम टू लुईस 16 वाज रिटन, बता दिया आपको यहाँ तक। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। देखो अब थर्ड स्टेट के यहाँ पर देखो, आप लोगों ने देखा होगा थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्परस लोग थे, देखो फिलोसोफर्स के रोल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर देखना आप। उनकी बातों को जब पढ़ लिख गए तो उनके सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता तो है बढ़ गई। क्या बोल दिया सर आपने जल्दी जल्दी। जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो सोचने की, समझने की, तर्क करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। वो तर्क करना शुरू कर देता है, वो प्रश्न करना शुरू कर देता है कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टूडेंट्स, एजुकेशन की पावर कितनी है, ठीक है। नॉलेज इज अ ग्रेट पावर। नाउ वेयर ईच मेंबर, अब तो यहाँ पर क्या थर्ड स्टेट के लोग क्या बोलते हैं कि नहीं भैया जो पुराना चला आ रहा था वो पुराना चलने दो, अब क्या होगा यहाँ से सिस्टम चेंज करना है। आप लोगों ने बोल दिया कि स्टेट का एक वोट रहेगा, नहीं इस बार नहीं, इस बार पूरे हॉल में जितने भी लोग हैं उन सब के हिसाब से वोटिंग होगी और हर मेंबर का एक वोट काउंट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 300 आपके हैं, 300 सेकंड स्टेट के और 600 इस स्टेट के, तो हर प्रकार से वोट कंडक्ट होगा। यानी कि टोटल कितने वोट होंगे, 1200, और इसके बिहाफ पे डिसीजन लिया जाएगा कि क्या होना है, व्हाट नेक्स्ट। क्लियर है। चलो यहां से कहानी में आता है ट्विस्ट। अब क्या होता है, दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जीन जैक रूसो, ठीक है, और भी फिलोसोफर्स के नाम थे, प्रीवियस वाले लेक्चर में जरूर देख के आना कि रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक में क्या कहा था, ये भी बताया था मैंने, पढ़ के आना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है यार, ठीक है। तो रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक में बताया था और वही प्रिंसिपल अब ये लोग अडॉप्ट करके आए थे और फॉलो कर रहे थे उस चीज़ को। नाउ व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब देखो क्या होता है, अल्टीमेटली जब थर्ड स्टेट के लोग बोलते हैं कि पूरी असेंबली में जितने मेंबर हैं उसके हिसाब से वोटिंग कंडक्ट होगी, और इस चीज़ को जो राजा होता है लुईस 16 वो डिनाई कर देता है, तो ये लोग क्या करते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं कि नहीं हमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है इसमें, नाउ वी आर गोइंग, ठीक है, हम लोग अब जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट से बाहर कुछ दिनों तक ये काम चलता रहता है। अब आगे क्या होता है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्फ एज स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। अभी जो रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट की तरफ से आए थे ये अपने आप को क्या समझ रहे थे कि पूरे फ्रांस की तरफ से आए हैं। बिल्कुल सही बात है यार, अल्टीमेटली क्या है, थर्ड स्टेट की तरफ से आए थे, थर्ड स्टेट में ही फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता था। नाउ ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सलीज। अब यहां पर क्या होता है देखो, एक मिनट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये बता दिया आपको। हाँ, ऑन 20 जून, देखो कहां तक आ गए हम लोग, जून में, यानी कि हमने एक महीना और कवर कर लिया, 14 जुलाई और 20 जून। अब बहुत जल्दी स्टूडेंट्स हम लोग बेसल फोर्ट पे पहुंचने वाले हैं, याद रखना, जैसा कि प्रॉमिस किया था कि आज ही हम लोग 2 महीने कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलीज। तो वर्सलीज के ग्राउंड में बेसिकली क्या था, ग्राउंड था वर्सलीज में, ठीक है, वहां पर एक टेनिस कोर्ट था, और ये लोग वहां पर क्या खेलने गए थे, टेनिस खेलने गए थे नहीं, ये टेनिस खेलने नहीं गए थे मेरे भाई, ठीक है, ये लोग कुछ और ही बड़ा प्लान कर रहे थे, ठीक है। तो 20 जून को दे असेंबल्ड, वो इकट्ठे हुए इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट, वो इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल्ड हुए इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलीज में।
दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली, ठीक है, यहाँ पर अ नेशनल असेंबली, और वहाँ पर इकट्ठे होकर इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एक नेशनल असेंबली। नाउ क्वेश्चन विल रेज, सर व्हाट इज नेशनल असेंबली? बताया जाएगा, अवश्य बताया जाएगा, ठीक है। तो नेशनल असेंबली अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, एंड सोर not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch। और इन्होंने कसम खाई भैया कि अब हम लोग यहाँ से तब तक वॉकआउट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे जब तक हम लोग फ्रांस के लिए एक नया संविधान न लिख दें। और वो संविधान ऐसा संविधान लिखना चाह रहे थे जो राजा की पावर को लिमिट कर देता था। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि राजा के पास में एब्सोल्यूट पावर होती है, तो ये लोग क्या चाह रहे थे कि राजा की पावर को अब लिमिट कर दिया जाए जिससे वो अपनी मनमानी नहीं कर पाए। क्लियर है? नाउ दे वर लीड बाय मिराबियो एंड अबेसियस। नाउ देखो ये इनका नाम याद रखना, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। देखो दे वर लीड बाय मिराबियो एंड अबेसियस, ये है स्टूडेंट्स मिराबियो और ये है अबेसियस, दोनों के फोटो हम लोगों ने लगा रखे हैं ताकि आपको समझ सके। देखो ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स कि मिराबियो और अबेसियस जो थे ये थर्ड स्टेट के नहीं थे, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे, लेकिन फिर भी ये थर्ड स्टेट की बिहाफ से बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको पता था, दे नो वेरी वेल दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, दे नो वेरी वेल, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग देम। नाउ दे वर लीड बाय मिराबियो एंड अबेसियस। मिराबियो वाज बोर्न इन नोबल फैमिली, जो याद रखो यहाँ पे मिराबियो जो थे बेसिकली वो एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, ठीक है, बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। देखो फ्यूडल प्रिविलेज क्या था स्टूडेंट्स? जो जन्म से बच्चों को, जन्म से यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट में जो बच्चे पैदा होते थे उनको बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे, कुछ लाभ मिलते थे, जैसा कि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट से रहे हैं, उनको पता था, ये समझ में आ रहा था, भले हम लोग फर्स्ट और सेकंड इसके स्टेट के हैं, हालांकि उनके लिए तो सही था कि अगर वोटिंग कंडक्ट होती, ये जीत जाते तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी देखो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हर जगह होते हैं, भले आप दूसरे दल में ही क्यों ना हो। तो बस वैसे ही इन लोगों के साथ में था कि ये जानते थे फ्यूडल सिस्टम जो चला रहा है वो गलत था। ही ब्रॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू क्राउड एंड असेंबल्ड एट वर्सलीज। ये वर्सलीज में सब लोग इकट्ठे हुए और एक पावरफुल उन्होंने स्पीच दी। क्या स्पीच दी वो आपको दिखाते हैं, ये देखो आपको फोटो दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर खड़े होकर ये इन्होंने बहुत अच्छा एक लोगों को मोटिवेट करने वाला भाषण दिया जिससे लोग इंस्पायर हुए, ठीक है, कि जो सही है उसका साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना है, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं। देखो अबेसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, अबेसियस कौन थे स्टूडेंट्स? चलो वो भी देख लेते हैं। देखो अबेसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट यानी कि ये फर्स्ट क्लर्जी वाली जो स्टेट थी उनसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अबेसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पंपलेट कॉल्ड व्हाट इज थर्ड स्टेट। देखो अबेसियस ने क्या करा स्टूडेंट्स, एक कटाक्ष किया, अल्टीमेटली एक पंपलेट छापा जिसपे क्या लिखा, व्हाट इज थर्ड स्टेट। आफ्टर ऑल थर्ड स्टेट है क्या? क्या केवल गधे की तरह हम उसका यूज करते चलेंगे? क्या हमारा जो जीवन है केवल उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है? अल्टीमेटली एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि ये आखिर थर्ड स्टेट है क्या। While the National Assembly was busy at Versailles, देखो अब ये तो हो गई थर्ड स्टेट की बात, कहाँ पर ये वर्सलीज में क्या प्लान कर रहे थे। लेकिन सवाल ये कि देखो हम लोग अपना काम करें, जैसे मैं अभी नॉर्मली बात करूँ तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप घर पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्परस लोग थे, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे अपना। लेकिन पूरे देश में उस समय क्या माहौल था, पूरे फ्रांस में कैसा माहौल था उसको देखना। वेट अ मिनट, ठीक है। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, ठीक है, मिल रही है। चलो तो अबेसियस ओरिजिनली बता दिया आपको है ना, हाँ। तो वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सली, तो जहाँ पर नेशनल असेंबली जो थी वर्सलीज में बिजी थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीटेड विद द टर्मोइल, यानी कि अस्त व्यस्त स्थिति हो चुकी होती थी यहाँ पर, यानी कि जो फ्रांस में उस टाइम पीरियड में क्या था, एक अस्त व्यस्त सिचुएशन हो चुकी थी, ठीक है, भयावह स्थिति जिसको कह सकते हैं। अ सीवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पीरियड पे ठंड पड़ चुकी थी जिससे क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट, फसल जो है ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो ब्रेड के प्राइजेस थे वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। ऑफन ब्रेकर एक्सप्लोटेड इन सिचुएशन टू हार्डेड सप्लाईज, अधिकतर बेकर्स जो लोग होते थे क्या करते थे वो लोग, जितना भी उनके पास में ब्रेड वगैरह है, जो भी फूड ग्रेन्स वगैरह है, वो उसको बचा के रखते थे, जिससे क्या होता है, सही चल रहा है, हाँ, बचा के रखते थे, जिससे क्या है जब प्राइस बढ़ेगी तब वो बेचेंगे। जैसे आप लोगों ने भी देखा लॉकडाउन में, हमारा जो फर्स्ट वाला लॉकडाउन था आपने फील किया होगा, ठीक है, जो नॉर्मली अगर बात करें तो छोटे मोटे बेड़ी के विंडल वगैरह और पाउच वगैरह जो होते हैं, ठीक है, और इवन जो एल्कोहल वगैरह स्टोर करके रखते थे, जिससे क्या जब प्राइस बढ़ जाएगी तो वो चीज़ ज़्यादा महंगी बिकेगी। जब लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, चीज़ कम रहेगी, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये ही उस टाइम पीरियड पे लोग सप्लायर्स वगैरह किया करते थे।
After spending hours in long question in the bakery, crowded of angry women stormed into the shops. अब देखो, भूख से व्यक्ति मरता क्या ना करता। तो इसी टाइम पीरियड में हुआ क्या था कि जब लोगों को खाने के लिए कुछ मिला नहीं तो महिलाएं वगैरह, बच्चे, महिलाएं और जो पुरुष वगैरह थे वो क्या करते थे, शॉप्स, बेकरी शॉप्स पे अटैक कर दिया उन्होंने। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स। देखो अब इतनी सिचुएशन खराब हो रही है, अब उस टाइम पे होता क्या था, एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। तो जो राजा होता है वो अपने ट्रूप, अपने लोगों को, जो उनकी सेना होती है उनको क्या बोलता है कि आप जाकर पेरिस में विजिट करके आओ। ऑन 14th जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड द डिस्ट्रॉय द बेस्टिल। अब देखो यहाँ तक हमने देख लिया, आपको समझ में आ गया पहले वाला पेज का इंसिडेंट क्या था। 14 जुलाई 1789 में बेस्टिल फोर्ट पे हमला किया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों किया। क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग थे उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं। सही चल रहा है? ओके, खाने के लिए उनके पास में कुछ था नहीं। अब जब था नहीं तो भूख से लोगों ने क्या कर दिया, उस पर हमला कर दिया। किस पे? बेकरी शॉप्स वगैरह पे। राजा के पास जब खबर पड़ी कि पूरे कंट्री साइड में, पूरे नेशन में इस तरीके की सिचुएशन बन रही है, तो उसने केवल क्या करा, अपनी सेना को ये देखने के लिए भेजा था कि आखिर हो क्या रहा है, जाके पता करके आओ, और सिचुएशन अगर ज़्यादा खराब हो रही तो उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, राजा ने सेना को लोगों को मारने के लिए नहीं भेजा था, लेकिन लोग क्या बहुत परेशान हो चुके थे इस चीज़ से। तो ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एट डिस्ट्रॉयड एट द बेस्टिल। और यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि जितने भी लोग थे अल्टीमेटली उनको खाना वगैरह नहीं मिल रहा था, सेना, और देखो एक अच्छा लीडर कौन होता है, जिसकी जो प्रजा होती है वो खुश रहे हमेशा ऑल द टाइम, उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। लेकिन यहाँ पर राजा कभी प्रजा का ध्यान रख ही नहीं पा रहा था, और जो लोग थे वो ये मान बैठे थे कि चल रहा है सही। हाँ, जो लोग थे ये मान बैठे थे कि जितनी भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सब राजा की वजह से हैं। एक बार माइक चेक करना बेटा, ठीक है? ओके, यहाँ तक कहानी हमारी हो गई। नाउ इन द कंट्री साइड, चलो ये तो बात हो गई यहाँ की। अब क्या होता है, इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ, ठीक है, ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, कंट्री साइड में यानी कि शहर में, यानी कि पूरे देश में उस टाइम पीरियड पे क्या अफवाह फैल गई, एक अफवाह फैल गई गांव टू गांव, यानी कि विलेज टू विलेज अफवाह फैल गई दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, मैनर मतलब जो बड़े बड़े जमींदार, उनके महल वगैरह हुआ करते थे, तो जमींदार हम वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने हायर्ड कर ली बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, मतलब जो चोर डकैत वगैरह होते हैं, जो मतलब पैसे देके हमला करने वाले लोग होते हैं ना, उनको हायर कर लिया गया, हु वर ऑन देयर वे, वो अपने रास्ते में, और वो क्या करने वाले, उनकी फसलों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की फसलों को नष्ट करने वाले हैं। तो देखो वैसी सिचुएशन बहुत खराब थी, जो फसल थी उसको भी नष्ट करने के लिए आ रहे थे। तो अब की बार लोग परेशान थे, तो उन्होंने क्या करा, बोले अब की बार आंदो फेस करेंगे, ठीक है, इन लोगों को देख लिया जाएगा। कॉट इन अ फ्रीजी फियर पीजेंट्स, तो इन लोगों के अंदर भी क्या हो गया, एक तरीके से डर बढ़ गया, ठीक है। नाउ पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होस एंड पिचफॉक्स एंड द अटैक टू चेटॉक्स। अब ये लोग क्या है ना, जो जितने वो छोटे मोटे किसान वगैरह थे, इनके पास में जो भी खेती करने के जो उपकरण होते हैं, हंसिया वगैरह या जो भी समझ लो, वो सारे जो इनके पास में जो सारी चीज़ें मिली वो लेके लोग अपना बचाव करने के लिए और हमला करने के लिए आ गए। इससे पहले कि वो लोग हम पे हमला करें, हमें उन पे हमला कर देते हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में होता क्या है, ये लोग चेटॉक्स जो है बेसिकली उस पर हमला कर देते हैं। क्या है भैया चेटॉक्स, ये यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, ठीक है। कैसल और स्टैनली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ ए नोबलमैन, यानी कि राजा महाराजा जो अपने से ब्लड रिलेशन वाले या फिर जितने भी उनके रिश्तेदार वगैरह होते थे, उनको एक पर्टिकुलर जगह पे इस्टेब्लिश करते थे, जिनके पास में महल वगैरह हुआ करता था, तो वो होते हैं, तो उनके जो बड़े बड़े महल होते थे उनको बोलते हैं चेटॉक्स स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये लोग जो होते हैं किसान वगैरह, ये हमला कर देते हैं। दे लूटेड हॉर्ड, ठीक है, हॉर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द मैनोरियल ड्यूज। अब वहाँ पर क्या करते हैं, वो आते उससे पहले वो जमींदारों के महलों में पहुंच गए, ठीक है, और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या कर दिया, जो कुछ भी रखा था उसको लूट लिया, और जो रिकॉर्ड्स थे वहाँ पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो थे, जो मेंटेन करके रख रहे थे उनका रिकॉर्ड, जो ये बताते थे कि किसका कितना उधार बाकी है, वो सबको उन्होंने जला दिया कि काय का ड्यू, अब तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो पैसा देना ही नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ द देम माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज। अब देखो जब इतनी भीड़ में लोग आए थे हमला करने के लिए, तो जमींदारों की संख्या तो कम थी, तो ये लोग, इनको डर लगा कि अब ये लोग हमें सच में मार डालेंगे, तो ये लोग क्या है ना, अपनी जगह को छोड़कर नेबरिंग कंट्री, पड़ोस के देश में जा भागे। नाउ अब आगे क्या होता है, फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, लुई XVI फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। अब देखो इतनी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, तो लुई XVI को समझ में आ गया कि भैया अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, और अब मुझे इन लोगों की बात माननी ही पड़ेगी,
ठीक है। तो वो क्या फाइनली क्या बोलते हैं कि हाँ भैया अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब जो राजा की पावर होगी उस पर चेक लगाया जाएगा, यानी कि वहाँ पर अब एक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम शुरू होगा ना। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, देखो 14 जुलाई से हम लोग 4 अगस्त पे पहुंच गए। अब क्या होता है 4 अगस्त 1789 को द असेंबली पास अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। वो क्या करता है, एक लॉ पास करते हैं जिसमें बताते हैं कि अब जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम जो है, ये सब जो जितने प्रकार के वो पुराने टैक्स वगैरह लिया करते थे वो सब बंद होंगे। नाउ मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और जो क्लर्जी मेंबर्स हुआ करते थे उनको भी फोर्स किया गया कि आप जो बाय बर्थ आपको प्रिविलेज मिला करते थे उसको अब बंद किया जा रहा, अब आपको कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। टैक्सेस वर अबॉलिश्ड एंड लैंड ऑन बाय द चर्च वर कन्फेसिकेटेड। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो टैक्स लिया करता था, टेल और टैक्स वगैरह, टैक्सेस वगैरह, उसको समाप्त कर दिया गया। एंड लैंड ऑन बाय द चर्च, जो चर्च के द्वारा जमीन ले ली गई थी, हड़प ली गई थी एक तरीके से, उसको कन्फेसिकेटेड किया। कन्फेसिकेटेड मतलब दंड के रूप में वापस ले गए, लाओ भैया जितनी जमीन तुम्हें दी थी लगभग वो वापस कर दी जाए। नाउ एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स। अब यहाँ पे देखो क्या मिलने की बात हो रही है कि लगभग ये सारे जो एक्शंस उन्होंने लिए थे इसका परिणाम क्या हुआ, लगभग जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन लोगों ने 2 बिलियन लिवर्स की लिबरे जो था बेसिकली 2 बिलियन लिबरे की संपत्ति जो है गेन कर ली। किससे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट से। देखो तूफान आता है, जैसे रॉकी आया था ना कौन सी पिक्चर में, KGF में, तो बस ये वही लोगों का तूफान था स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। तो ये स्टूडेंट्स द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन था जो हम लोगों ने अभी तक एक मिनट पढ़ा था स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कैसे फ्रांस हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। क्या होता है भैया, राजा टैक्स बढ़ाने का प्लान करता है, ठीक है। थर्ड स्टेट के फर्स्ट स्टेट के लोग आते हैं मीटिंग करने के लिए, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि वोटिंग कंडक्ट होता है एक के हिसाब से, क्लियर है। और थर्ड स्टेट इस चीज़ से वॉकआउट कर जाते हैं। उसके बाद वो नेशनल असेंबली बनाते हैं, फ्रांस में बाहर क्या सिचुएशन होती है, बहुत खतरनाक, यानी कि लोगों को पास में बेकरी वगैरह में खाना वगैरह मिलता नहीं था, इस चक्कर में स्टोर कर लेते थे लोग बाग कुछ खाना। महिलाओं ने किस पे हमला कर दिया, बेकरी शॉप्स वगैरह पे। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कहाँ पर कि वो क्या करके आए, देख के आए कि आखिर पेरिस में हो क्या रहा है। ये सारी सिचुएशन जो थी उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों ने हमला कर दिया किस पे, बेस्टाइल फोर्ट पे। ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई थी जो हम लोगों ने इसमें कवर करी है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर चल रहा है, ये लेक्चर द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमेशा की तरह एक लास्ट में रिक्वेस्ट, बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट फिर लेके आएंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्टूडेंट के साथ में, पढ़ने वालों के साथ में शेयर करें। टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल बच्चों।